हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हाँ साथियों, हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को डिस्कस कर रहे थे और यह दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश मैगजीन जो है उसमें यह प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए पब्लिश किया गया है और यह रिवीजन के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि जहाँ से परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे डाउट को इस सब में मतलब मैगजीन में क्लियर कर दिया गया है। और जो इसके साथ साथ जो नए बदलाव किए गए हैं संविधान में संशोधन के माध्यम से उन सब को भी अपडेट कर दिया गया है। तो इसलिए जो है कि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि थोड़ा पढ़ करके उसे कई बार रिवीजन करके हम अच्छा स्कोर अपने बना सके एग्ज़ाम में और हमारे सारे डाउट भी क्लियर हो जाएँ। तो ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप लोग 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले और इसका लाभ जो है आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। और इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वो अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। संविधान में न्यायपालिका के जो सभी स्तर हैं उनसे जुड़े प्रावधान अलग अलग हैं, अलग अलग भाग में अलग अलग अनुच्छेदों में दिए गए हैं। अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े प्रावधान तो यह अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 भाग 5 के अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका नामक शीर्षक से जो है यह दिया गया है। उच्च न्यायालय से जुड़े प्रावधानों की बात करें तो यह अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 भाग 4 के अध्याय 5 में दिया गया है। राज्य के उच्च न्यायालय के शीर्षक से अधीनस्थ न्यायालयों के प्रावधान जो हैं वह अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 में भाग 6 के अध्याय 6 में दिए गए हैं। और वहीं अगर हम बात करें अधीनस्थ न्यायालयों के शीर्षक से और अधिकरणों की बात करें तो इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 323 और अनुच्छेद 323 ख भाग 14 क के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। तो यह जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर अनुच्छेद पूछता है तो भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें इसमें सर्वोच्च न्यायालय की तो अनुच्छेद 124 सब क्लॉज फर्स्ट में कहा गया कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित न करे तब तक 7 से अनधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। मतलब जब तक संसद न बढ़ाए इनकी संख्या तब तक कम से कम, मतलब जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय मूल संविधान में 7 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश से मिल करके न्यायपालिका बनी थी अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। और संसद को यह संख्या कम करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। संसद जो है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है लेकिन कमी नहीं कर सकती है, यह अधिकार जो है संसद को प्राप्त नहीं है, ठीक है। और किंतु बढ़ाने का जो यह अधिकार है संसद ने अब तक 6 बार यह संख्या बढ़ाई है। और वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अगर हम बात करें अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 2 में के कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के और राज्य के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगी और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले। मतलब 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। और न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायाधीश से सदैव परामर्श किया जाएगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद ही उनकी नियुक्ति की जाएगी। और इस अनुच्छेद में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है परामर्श। परामर्श सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में इसका अर्थ जो है अलग अलग निर्धारित किया है। परामर्श शब्द को लेकर के 2 मूल प्रश्न थे। एक, परामर्श राष्ट्रपति पर अबाध्यकारी, मतलब राष्ट्रपति के लिए परामर्श ये बाध्यकारी है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहता है वैसा राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, ठीक है या नहीं, ये प्रश्न उठा। दूसरा ये था कि परामर्श कितने और किन न्यायाधीशों से किया जाना चाहिए, दूसरा प्रश्न ये था, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने 1982, 1993 और 1998 में विभिन्न मामलों में इस अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या की है। और वर्तमान में यह व्यवस्था है कि इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और यह सिद्धांत निम्नलिखित है। जैसे अगर हम इनकी बात करें तो कहा गया कि अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि परामर्श का तात्पर्य सिर्फ एक, परामर्श जो है इसका तात्पर्य, परामर्श का तात्पर्य सिर्फ एक व्यक्ति के परामर्श से नहीं है, अनेक न्यायाधीशों के परामर्श से। मतलब केवल एक न्यायाधीश से परामर्श करने की बात नहीं है। यहाँ परामर्श का तात्पर्य है जो न्यायाधीशों की एक कमेटी होती है उससे परामर्श करना। और मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल से परामर्श करके ही राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए।
ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यायाधीशों के इस मंडल में भावी मुख्य न्यायाधीश को भी अनिवार्यतः शामिल किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस मंडल में आम सहमति होनी चाहिए और निर्णय सिर्फ बहुमत से ही नहीं होना चाहिए। मुख्य न्यायमूर्ति की राय का महत्व शेष न्यायाधीशों की राय के बराबर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, और उससे ज़्यादा नहीं होगा। यदि 5 में से 2 न्यायाधीश भी किसी व्यक्ति की नियुक्ति का विरोध करेंगे तो उसके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं भेजी जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब जो है उसमें मुख्य न्यायाधीश सहित जो सहमति है सबकी मेजोरिटी चाहिए। परामर्श मंडल में शामिल सभी न्यायाधीशों की सलाह लिखित होनी चाहिए, मौखिक नहीं। मुख्य न्यायाधीश को अपनी सिफारिश के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों की लिखित सिफारिश भी सरकार को भेजनी पड़ेगी और सामान्यतः सरकार इस मंडल की सिफारिश मानने को बाध्य है। ये भी इसमें कहा गया कि यह जो है सरकार के लिए बाध्यकारी है, ये इंपॉर्टेंट है। किंतु यदि परामर्श संबंधी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो सरकार सिफारिश मानने को बाध्य नहीं होगी। यदि सरकार सिफारिश किए गए किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं नियुक्त किए जाने के संबंध में मुख्य न्यायाधीश के पास कोई सूचना, तथ्य या सामग्री भेजेगी तो उस पर कार्यवाही करने के लिए भी मुख्य न्यायाधीश को परामर्श मंडल से विचार विमर्श करना होगा। ठीक है। यदि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें तो संविधान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 2 में दिया गया प्रावधान ही मुख्य न्यायाधीश पर भी लागू होता है और 1973 तक सभी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वरिष्ठता के नियम के आधार पर होती थी। 1973 तक जो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी वो वरिष्ठता क्रम के आधार पर होती थी, लेकिन जिस समय इंदिरा गांधी थी उस समय इस क्रम को तोड़ दिया गया था। 1973-1977 में 2 बार वरिष्ठता का जो नियम है इसका उल्लंघन किया गया था। 1993 में न्यायाधीशों वाले दूसरे मामले का जो फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ ने निर्धारित किया कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वरिष्ठता क्रम के आधार पर ही की जाएगी। और यह फैसला कब आया था? 1993 में। और साधारणतः 55 वर्ष की आयु के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और यह प्रावधान मुख्य न्यायाधीश के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसार प्रचलन में रहता है। न्यायाधीशों के कार्यकाल की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 2 में इस बात का संकेत किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद धारण कर सकते हैं। ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं, जिसका संकेत किया गया है अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 2 में। न्यायाधीशों की अगर अन्य अर्हताओं की बात करें तो अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 3 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। जैसे वह भारत का नागरिक हो, वह निम्नलिखित 3 में से किसी एक अर्हता का पूरा करता हो, किसी एक अर्हता का पालन करता हो या कोई एक अर्हता उसके पास होनी चाहिए, और वह है कि वह किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार या कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या फिर वह किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक वकील रहा हो, और इस अवधि में वह अवधि भी जोड़ी जाएगी जब वह इस दौरान जिला न्यायाधीश या उससे ऊपर के किसी न्यायिक पद पर रहा हो, यह भी इसमें जोड़ा जाएगा। और तीसरा की अगर बात करें, वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करता है तो वह राष्ट्रपति जो है उसे न्यायाधीश बना सकता है। न्यायाधीश को हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 4 में दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 5 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है। और संसद ने अपने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 जज इंक्वायरी एक्ट 1968 पारित किया। अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 4 तथा इस अधिनियम को मिलाकर पढ़े तो महाभियोग की प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है, और इसमें शर्त यह है कि यदि यह लोकसभा में पेश किया जाता है तो 100 सदस्य और राज्यसभा में पेश किया जाता है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ ही अध्यक्ष या सभापति को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। उसमें जो है प्रस्ताव पेश करने के लिए भी कम से कम लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से सहमति होनी चाहिए, हस्ताक्षर द्वारा। और इसके बाद क्या होगा कि अध्यक्ष या सभापति को निर्णय करना होगा कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाए या इसको अस्वीकार किया जाए, और इस संबंध में वह ऐसे व्यक्तियों से परामर्श कर सकता है जिन्हें वह इसके लिए ठीक समझे, और उपयुक्त सामग्री और तथ्यों पर भी विचार कर सकता है। यदि वह तय करता है कि प्रस्ताव स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है तो प्रस्ताव को वहीं खत्म कर सकता है। ठीक है। और यदि अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो उसे 3 व्यक्तियों की समिति गठित की जाएगी, उनके द्वारा 3 व्यक्तियों की समिति गठित की जाएगी
जिनमें पहला सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, दूसरा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और तीसरा एक पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। और इस समिति को यह जांच करनी होती है कि उक्त न्यायाधीश जिस न्यायाधीश के ऊपर कदाचार या दोष का असमर्थता से के लिए उस पर जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है उससे वह ग्रसित है या नहीं, मतलब जो है वह कदाचार या असमर्थता का दोषी है या नहीं। अगर है तो फिर यह महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, नहीं तो वहीं पे समाप्त कर दी जाएगी। और यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न्यायाधीश न तो कदाचार का दोषी है और न ही असमर्थ है, तो यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी। किंतु यदि समिति उसे कदाचार का दोषी या असमर्थ पाती है किंतु यदि समिति उसे कदाचार का दोषी या असमर्थ पाती है यदि समिति जो है उसे कदाचार का दोषी या असमर्थ पाती है तो मूल प्रस्ताव के साथ समिति की रिपोर्ट उसी सदन में पेश की जाती है जहां यह प्रस्ताव शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इस प्रस्ताव के पारित होने की शर्त है कि इसे दोनों सदन अलग अलग पारित करेंगे। दोनों सदनों में यह प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के प्रस्ताव द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है, 2/3 बहुमत है, साधारण बहुमत से नहीं, 2/3 बहुमत प्रस्ताव से जो है पारित होता है। और इसके बाद दोनों सदन पारित किए गए प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाए जाने का आदेश जारी करता है। अनुच्छेद 124 सब-4 में एक शर्त यह भी दी गई है कि यह सारी प्रक्रिया संसद के एक ही सत्र में पूरी होनी चाहिए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने वी रामास्वामी से जुड़े मामले में निर्धारित किया कि यदि न्यायाधीश के हटाए जाने की प्रक्रिया के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो सभी यह संकल्प व्यापकत नहीं होगा, अर्थात कोलैप्स नहीं होगा। और अभी तक के भारत के संवैधानिक इतिहास में किसी भी न्यायाधीश के ऊपर जो है महाभियोग नहीं चलाया गया, मतलब किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के माध्यम से हटाया नहीं गया है। ठीक है, चलाया गया है, एक न्यायाधीश थे जिनके ऊपर चलाया गया था, लेकिन वह महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने की पहले उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो महाभियोग से अभी तक किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरह परिसंघीय न्यायालय, मूल अधिकारों का संरक्षक, संविधान का अंतिम व्याख्याकार, जबकि इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह न्यायिक समिति या सर्वोच्च न्यायालय की तरह यह देश के सभी सिविल और आपराधिक मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय होता है। वह राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति भी रखता है और इसे उपयुक्त दोनों अमेरिका और ब्रिटेन न्यायालयों से अलग करता है। यह जो है इसे अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से अलग करता है, क्या, जो इसकी परामर्श की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। मूल अधिकार या प्रारंभिक अधिकारिता की बात करें, मूल या प्रारंभिक अधिकारिता का अर्थ है कि इस मामले में किसी वाद की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है, जैसे संविधान के अनुच्छेद 131 में इसकी दी गई है, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 तरह के मामलों की सुनवाई कर सकता है। इसमें ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य सरकार हो, इनसे जुड़े अगर मामले हैं तो यह जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आएगा। या फिर से ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ या एक से अधिक राज्य हो और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य हो, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों की तरफ जो विवाद है उसमें भी सुनवाई करता है और यह इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तीसरा है ऐसे विवाद जिनमें एक और भारत सरकार हो और एक या एक से अधिक राज्य हों और दूसरी और एक या एक से अधिक राज्य हों। ठीक है, मतलब एक तरफ भारत सरकार और कुछ राज्य हों और दूसरी तरफ अन्य राज्य हों, इनसे जुड़े मामले हों, तो इसमें जो है यह प्रारंभिक उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा जिसमें वह सुनवाई कर सकता है। अनुच्छेद 131 में संकेत किया गया है कि मूल क्षेत्राधिकार के क्या क्या अपवाद होंगे और यह अपवाद क्या क्या है। जैसे कोई भी नागरिक इस अनुच्छेद के तहत केंद्र या राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, केवल केंद्र और राज्य की सरकारें ही इस अनुच्छेद के अंतर्गत मामला उठा सकती हैं। वहीं अनुच्छेद 131 के परंतुक में बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ से पहले की गई किसी संधि, करार, सनद या फिर से ऐसे ही किसी अन्य लिखित मामलों से जुड़े इस अनुच्छेद के अधीन नहीं उठाए जाएंगे। अगर संविधान लागू होने से पहले का कोई मामला है तो इसे इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नहीं उठाया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल आयोग को निर्दिष्ट किया गया मामला अनुच्छेद 131 का विषय नहीं होगा। ठीक है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम रीट अधिकारिता की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता दी गई है, जिसके तहत उसे नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति दी गई है, जिसमें
जिसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। और इसमें जो है निर्देश, आदेश और जारी करने की इसे शक्ति दी गई है। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसमें सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों की अपील और कर सकता है, और यह इसका जो है अंतिम न्यायालय होता है। मतलब इसकी सुनवाई के मामले में जो है यह अंतिम न्यायालय होता है। इसके बाद जो है किसी न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की जो अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा गया है। एक है संवैधानिक विषयों से जुड़ा मामला, जिसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 132 में। दूसरा है सिविल मामलों से जुड़ा अपील, जिसका वर्णन अनुच्छेद 133 में किया गया है। और तीसरा है आपराधिक मामलों से जुड़ा, जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 134 में। ठीक है। एक है विशेष अनुमति से की जाने वाली अपील, और इसका वर्णन अनुच्छेद 136 में किया गया है। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील की बात करें, अनुच्छेद 132 के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि यदि किसी उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश से कोई ऐसा प्रश्न जुड़ा है जो संविधान से संबंध विधि का सारवन प्रश्न जिसमें निहित हो, और उच्च न्यायालय इस आशय का प्रमाण देता है कि मतलब सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का प्रमाण देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील की जा सकती है। मतलब जो है सर्वोच्च न्यायालय में आप सीधे अपील नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट द्वारा एक आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि हाँ आप अब जा करके सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, और वो तब जो है आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की पात्रता रखेंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सिविल मामलों से जुड़ी अपील की बात करें, अनुच्छेद 133 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी सिविल अपील तभी लाई जा सकती है जब निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी होती हो। उस मामले में विधि का सारवन प्रश्न निहित हो, या फिर से वह प्रश्न सामान्य महत्व का हो, अर्थात पक्षकारों के अलावा बहुत से अन्य व्यक्तियों या लंबित मामलों पर उसका प्रभाव पड़ता हो। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे विभिन्न हाईकोर्टों में नागरिकता, ये जो निजता का मौलिक अधिकार है उससे संबंधित जो है केस किए गए थे, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी मामलों को अपने पास मंगा लिया था, इससे कि हाई कोर्ट से अपने पास मंगा लिया था। क्यों? क्योंकि उसमें एक से अधिक व्यक्तियों या फिर से मूल अधिकार जो है उनसे रिलेटेड प्रश्न था, तो इसलिए उस पर सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय ने किया था, और सारे जो हाई कोर्ट हैं जिसमें वह अपील की गई थी वह जो है अपने पास मंगा लिया था। ठीक है, इसका एक सीधा साधा उदाहरण जो है आपको मिल गया। तीसरा यह है कि उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक हो। अगर ऐसा हो कि उसका निर्धारण या उस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना अनिवार्य है, तो भी उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। दूसरा है आपराधिक मामलों से जुड़ी अपील। आपराधिक मामलों में अपील 2 तरह से की जा सकती है, एक उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र द्वारा और दूसरा उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना। आपराधिक मामलों में अपील का दूसरा रास्ता भी खुला है, और इसके लिए उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। पीड़ित व्यक्ति को अधिकार है कि वह कुछ विशिष्ट स्थिति में अधिकारपूर्वक सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील याचिका दायर कर सकता है, और मूल संविधान में ऐसी 2 स्थितियां बताई गई हैं, और वह 2 स्थितियां कौन कौन सी हैं? यदि सत्र न्यायालय किसी अभियुक्त के दोषमुक्ति का आदेश दिया हो, किंतु उच्च न्यायालय ने अपील की सुनवाई में दोषमुक्ति के आदेश को समाप्त करके उसे मृत्युदंड की सजा दी हो। ठीक है, देखिए, उसके पलटते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उसे मृत्युदंड का आदेश दे दिया हो, या फिर यदि उच्च न्यायालय ने किसी अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी मामले को बीच में ही अपने पास मंगा करके अभियुक्त को दोषी ठहराया और उसे मृत्युदंड दे दिया हो। अगर ऐसे मामले हो तो जो है आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे अपील कर सकते हैं, और शेष किसी भी परिस्थिति में अधिकार के रूप में अपील नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड के आदेश को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा हो या उम्र कैद में बदल दिया हो, या फिर अभियुक्त को निर्दोष घोषित करते हुए मुक्त कर दिया हो, तो ऐसे मामले में उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 134 सब 2 में कहा गया है कि संसद को शक्ति देता है कि वह आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपील ग्रहण करने की अधिकारिता को बढ़ा दे। इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 134 में। अधिकारिता बढ़ा दे मतलब अभी ये जो अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्राप्त है, और यह संसद के पास अधिकार है कि यह अधिकार, यह सुनवाई का जो अधिकार है वह अधीनस्थ न्यायालयों को भी दे दे, और इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 134 सब 2 में। और इस संसद इस अधिकारिता को सिर्फ बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती है, इंपॉर्टेंट है। और इस अधिनियम के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में विस्तार किया गया है, और इसके तहत 2 अन्य स्थितियों में पीड़ित पक्ष को प्रमाण पत्र के बिना सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की शक्ति दी गई है, और वो है यदि सत्र न्यायालय ने किसी अभियुक्त को दोषमुक्त किया हो, किंतु उच्च न्यायालय ने अपील की सुनवाई में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद या कम से कम 10 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी हो, या फिर
यदि उच्च न्यायालय ने किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मुकदमा अपने पास मंगवा लिया हो और अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद या कम से कम 10 वर्ष का कारावास दे दिया हो, तो इस मामले में जो है आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे अपील कर सकते हैं। अगर हम विशेष अनुमति की अपील की बात करें, अभी तक हमने देखा है कि अनुच्छेद 132 में संवैधानिक विषयों और अनुच्छेद 133 में सिविल मामले, 134 में आपराधिक मामले, इनसे जुड़े जो है अपील किए जाते थे, इनसे जुड़े अपील का प्रावधान था। अनुच्छेद 136 का उद्देश्य उन विषयों पर अपील की शक्ति देता है जो या तो इन तीनों में शामिल न हो पाए हो या फिर कोई अन्य विशिष्ट परिस्थिति बन गई हो। और एक अर्थ में यह कह सकते हैं कि यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास अपील ग्रहण करने की अवशिष्ट शक्ति के रूप में है। ठीक है। अगर हम बात करें सलाहकारी अधिकारिता या सलाहकारी क्षेत्र अधिकार के बारे में, तो अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी क्षेत्र अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 143 के 2 खंड हैं, 143 फर्स्ट और 143 सेकेंड, और दोनों खंड राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु दोनों की जो विषय वस्तु है वह अलग अलग है। अगर अनुच्छेद 143 फर्स्ट की बात करें, इसके अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि अर्थात ला, तथ्य अर्थात फैक्ट का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना अनिवार्य है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकती है और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझे राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय दे सकता है। ठीक है। दूसरा ये है, देखिए दूसरा है केरल शिक्षा विधेयक 1958 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 143 के अधीन दी गई राय सम्मान योग्य तो है किंतु बाध्यकारी नहीं है और वर्तमान में भी यह सिद्धांत माना जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगी उसे राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति के ऊपर यह डिपेंड करता है कि वह वो सलाह मानेगा या नहीं मानेगा। ठीक है। और अनुच्छेद 143 टू क्या कहता है, दूसरा यह कहता है कि संबंध भी सलाहकारी अधिकारिता है और इसमें कहा गया है कि यदि कोई विषय अनुच्छेद 131 के परांतुक में वर्णित है तो राष्ट्रपति उसे सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिए निर्दिष्ट करेगा और सर्वोच्च न्यायालय विचार करने के बाद अपनी राय देगा। ठीक है। अनुच्छेद 131 के परंतु प्रोविजन में लिखा है कि इस संविधान के लागू होने से पहले की संधि, करार, सनद या किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट से उत्पन्न विवादों को इस अनुच्छेद के तहत नहीं उठाया जाएगा। ठीक है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। और अभी तक राष्ट्रपति की ओर से अनुच्छेद 143 टू के तहत एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है और इस अनुच्छेद का व्यवहारिक महत्व भविष्य में तय होगा। ठीक है। मतलब अनुच्छेद 143 सब क्रॉस 2 के तहत अभी तक एक भी प्रश्न राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास अभिलेख न्यायालय की शक्ति भी है। अनुच्छेद 129 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा और उसको अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालयों की सभी शक्तियाँ भी प्राप्त होगी। अभिलेख न्यायालय की 2 विशेषताएँ हैं। पहली विशेषता यह है कि उसके सभी निर्णय, आदेश, निर्देश आदि अस्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हीं पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयुक्त करें। मान लीजिए कोई मामला मौलिक अधिकार से रिलेटेड या फिर से कह सकते हैं निजता से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी कर दिया है या फिर से कोई निर्णय दिया है और वही मामला आगे चल करके किसी हाई कोर्ट में आता है, तो हाई कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा और उसके निर्णय के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है। इसका सीधा साधा मतलब ये है। ठीक। अभिलेख न्यायालय की दूसरी विशेषता क्या है, यह है कि उसे अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी है और यदि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की जाती है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसकी अवमानना हुई है, तो उसे दंड देने का अधिकार भी है। न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पास अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरह न्याय पुनर्विलोकन की अत्यंत व्यापक शक्ति नहीं है, किंतु कुछ मामलों में उसे यह शक्ति प्राप्त है। जैसे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस शक्ति का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया, किंतु अनुच्छेद 13, 32, 132 और अनुच्छेद 133 में यह शक्ति जो है, इन सभी को मिलाकर के पढ़ने से यह शक्ति जो है हमें प्राप्त होती है। तो इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 13, 32, 132 और 133। सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है जिसे संसद किसी भी स्थिति में न तो कम कर सकती है और न ही से छीन सकती है। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायिक पुनर्विलोकन है वह संविधान का मूल ढांचा है। अन्य शक्तियों एवं अधिकारिताओं की बात करें तो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है कि वह अपने निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन्हें बदल सकता है। जिन याचिकाओं के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय का पुनर्विलोकन करता है उसे न्याय पुनर्विचार याचिका
और कहते हैं और ऐसी याचिका निर्णय के 30 दिनों के भीतर ही दी जाती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए पिछले कुछ समय में एक अवधारणा प्रचलित हुई है जिसे उपचारात्मक याचिका या फिर से दोषहारी याचिका कहते हैं, जिसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई हो किंतु पीड़ित पक्ष किसी अंतिम गंभीर आधार पर उपचार का निवेदन कर रहा हो। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी, मतलब सभी न्यायालयों पर जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी विधि की घोषणा की जाएगी वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 141 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। पूर्ण न्याय करने की शक्ति, इस शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 142 में की गई है, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसे आदेश दे सकेगा जो उसके समझ किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, मामले के स्थानांतरण करने की शक्ति की अगर हम बात करें, यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 139 क द्वारा दी गई है और यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था और 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय में संबंधित नियम बनाने की शक्ति जो है अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वह अपनी प्रक्रिया आदि से संबंधित नियम बना सकता है और इसके संबंध में 2 शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। पहला ये है कि नियम राष्ट्रपति के अनुमोदन से बनाए जा सकते हैं। पहला नियम जो बनाया जा सकता है वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से बनाया जा सकता है। दूसरा ये है कि नियम संसद द्वारा निर्मित विधियों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 145 सब क्लोज 3 यह स्पष्ट करता है कि यदि किसी मामले में संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो या अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए प्रश्न पर विचार करने का प्रसंग हो तो कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी और 5 या अधिक न्यायाधीशों की पीठ को संवैधानिक पीठ भी कहा जाता है। ठीक है, जो संवैधानिक पीठ का गठन होता है उसमें कम से कम जो न्यायाधीश होते हैं वो 5 न्यायाधीश होते हैं। न्यायिक अधीक्षण की जो शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय को देश के सभी न्यायालयों पंचाटों आदि का जो न्यायिक अधीक्षण है वह करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 144 में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। संविधान की व्याख्या की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम तथा पूर्ण अधिकार है जो उसे मुख्यतः अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 133 से प्राप्त होता है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा साथियों। यह जो है वीडियो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें लगभग आपके समझ लीजिए कि पूरी पॉलिटी या फिर से अभी जो हो रहा है न्यायपालिका इसका निचोड़ है। ठीक है, तो इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। निर्वाचन विवाद से जुड़ी शक्ति की बात करें, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटान करने की शक्ति सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसमें अंतिम निर्णय देने का जो अधिकार है वह सुप्रीम कोर्ट के पास है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति में वृद्धि की बात करें, अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद संघ सूची के विषयों से संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकती है। अनुच्छेद 139 के अंतर्गत संसद को शक्ति दी गई है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता का विस्तार भी कर सकता है। और अनुच्छेद 140 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी अनुषंगिक शक्तियां दे सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों तथा अधिकारिताओं को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है। अनुच्छेद 134 सब क्लोज 2 के तहत संसद आपराधिक अपील के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को अनुच्छेद 146 के तहत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय में घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि संसद इन खर्चों पर बहस तो कर सकती है किंतु मतदान नहीं कर सकती। ठीक है, और अनुच्छेद 121 में स्पष्ट किया गया है कि उच्चतम न्यायालय या फिर किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संबंध में किए गए आचरण पर संसद में बहस नहीं किया जाएगा। जब किसी न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही हो तो ऐसी बहस की जा सकती है, लेकिन आम स्थिति में जो है साधारण समय मतलब आम समय में ऐसी बहस नहीं की जा सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नियम है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण में वकालत नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को शक्ति दी गई है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें उच्च न्यायालय की, संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा
और स्वाधीनता के कुछ समय बाद छोटे राज्यों की प्रवृत्ति को देखते हुए संसद को उचित प्रतीत हुआ कि प्रत्येक राज्य के लिए पृथक उच्च न्यायालय की शर्त हटा दी जाए। और इसके बाद जो है सातवां संविधान संशोधन किया गया। सातवां संविधान संशोधन किया गया और उसके बाद अनुच्छेद 230, 231 और 232 में संशोधन करके उसमें अनुच्छेद 231 का मूल पाठ जो इस प्रकार था कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, मतलब इसमें जो है सीधा सा ये समझिए कि सातवां संविधान संशोधन किया गया जिसमें ये कहा गया कि अब जो है प्रत्येक राज्यों के लिए जो कहा गया कि एक उच्च न्यायालय होगा, इसकी अनिवार्यता को हटा करके ये प्रावधान जोड़ दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, तो यह बात की गई थी सातवें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया था कि विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकेगा। ठीक है, सातवें संविधान संशोधन द्वारा, जिसका अर्थ है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है और साथ ही चाहे तो किसी संघ राज्य क्षेत्र को भी उसमें जोड़ सकती है। और वर्तमान में 28 राज्यों तथा अंग 8 संघ शासित क्षेत्रों के लिए कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कुल मिलाकर 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों की अधिकारिता का निर्वहन करते हैं, जिसमें गुवाहाटी, मुंबई तथा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय। और जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का सवाल है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय प्राप्त है। लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। पुदुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, दादर और नागर हवेली जो है, दादर नागर हवेली और दमन दीव यह बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। और लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। और ये उच्च न्यायालय अपनी भ्रमणकारी पीठों के माध्यम से इन संघ राज्य क्षेत्रों के मामले देखते रहते हैं। उच्च न्यायालय के अगर गठन की बात करें, अनुच्छेद 216 में कहा गया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगी जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। वहीं अनुच्छेद 224 में यह प्रावधान भी किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों तथा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जा सकती है। और संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कितनी संख्या होगी, इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि वह न्यायाधीशों की संख्या में कम या बेसी, वृद्धि या कमी कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में जितने भी उच्च न्यायालय हैं, सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो संख्या वह समान नहीं है। ठीक है, किसी में कम है तो किसी में अधिक। और यह शक्ति किसके पास है, इसे बढ़ाने या कम करने की राष्ट्रपति के पास, बढ़ाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें, अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श करने के पश्चात न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी और न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करता है। संविधान का यह उपबंध व्यवहारिक स्तर पर बदल चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 में न्यायाधीशों के दूसरे मामले में इन नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका शून्य कर दी थी। और इसके बाद 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के संदर्भ पर विचार करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति, राष्ट्रपति के संदर्भ पर विचार करते हुए जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है, न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किया। और इस सिद्धांतों के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों का मंडल करता है। और यह समूह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राय पर भी ध्यान देता है। इसके अलावा यदि वह चाहे तो उस उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा सर्वोच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों जो उस उच्च न्यायालय में कार्य कर चुके हैं उनसे भी सलाह ले सकता है। न्यायाधीशों की अर्हता की बात करें, अनुच्छेद 217 सब क्लोज 2 में अर्हताओं का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी अर्ह होगा यदि वह भारत का नागरिक हो और भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। न्यायाधीशों की जो पदावधि है, संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं बताया गया है। अनुच्छेद 217 में सिर्फ इतना कहा गया है कि कोई न्यायाधीश तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष की आयु पूरी न कर ले। ठीक है, और यह जो है सर्वोच्च न्यायालय के लिए 65 वर्ष है और हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष है। यदि कोई न्यायाधीश साबित कदाचार या समर्थता का दोषी पाया जाता है तो संसद के दोनों सदनों की विशेष बहुमत के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है। और इसकी प्रक्रिया ठीक वही होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को
महाभियोग चलाने की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, सेम वही प्रक्रिया इसमें भी होती है। शपथ की बात करें, शपथ एवं प्रतिज्ञान की, मूल संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ का प्रारूप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से कुछ अलग था। उसमें यह शपथ शामिल नहीं था कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझाव, राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझाव के आधार पर 1963 में 16वें संविधान संशोधन द्वारा इस 16वें संविधान संशोधन द्वारा शपथ में भारत की एकता और अखंडता वाक्य को जोड़ा गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 16वें संविधान संशोधन द्वारा 16वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वही शपथ लेते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाती है। उच्च न्यायालय की अधिकारिताएं एवं शक्तियों की बात करें, उच्च न्यायालय की अधिकारिताएं प्राय वही हैं जो सर्वोच्च न्यायालय की हैं। दोनों में अंतर यह है कि उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग राज्य के भीतर करता है और जबकि सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार पूरे देश में है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के पास देश के संघीय ढांचे से जुड़े मामले पर अधिकारिता नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय के पास यह भी अधिकारिता है। उच्च न्यायालय की विभिन्न अधिकारिताओं तथा शक्तियों का जो विस्तृत वर्णन है वो दिया गया है। इसमें मूल अधिकारिता की बात करें, इसका अर्थ उन मामलों से है जो सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं और यह निम्नलिखित है, जैसे नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े मामले हो, या फिर यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय में कोई ऐसी विषय उपस्थिति है जिसमें विधि का सारवन प्रश्न निहित है तो उस प्रश्न की व्याख्या उच्च न्यायालय कर सकता है। इसके बाद 4 उच्च न्यायालयों कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली के पास उच्च राशि के सिविल मामलों के संबंध में भी मूल अधिकारिता दी गई है। मतलब यदि ज़्यादा राशि या उच्च राशि से जुड़े मामले हैं तो उसकी सुनवाई इन न्यायालयों में भी की जा सकती है, चाहे वो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और दिल्ली, इन्हें यह भी अधिकारिता दी गई है। यदि राजस्व से जुड़े किसी मामले में उच्च न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता दी गई है। संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन से जुड़े मामलों की सुनवाई भी कर सकता है, ये भी अधिकारिता जो है इसे दी गई है। 1973 से पहले कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय के पास आपराधिक मामलों में भी प्रारंभिक अधिकारिताएं दी गई थी, किंतु आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और अब आपराधिक मामलों की शुरुआत अधीनस्थ न्यायालयों में हो सकती है। रीट अधिकारिता की बात करें, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या राज्य के किसी भी प्राधिकारी को ऐसे रीट आदेश या निर्देश जारी कर सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। यदि हम अपीलीय अधिकारिता की बात करें तो उच्च न्यायालय मूल अपीलीय न्यायिक है जो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय से संबंधित अपील सुनता है और इसकी अपीलीय अधिकारिता के सिविल तथा आपराधिक पक्ष भी निम्नलिखित है। सिविल मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित अपीलें सुनता है, जैसे यदि कोई मामला जिला न्यायालय या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है तथा विषय वस्तु का मूल्य संबंध अधिनियम में निर्दिष्ट राशि से अधिक है तो पहली अपील सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकती है। कई मामलों में उच्च न्यायालय दूसरी अपील सुनता है। ये वे वाद हैं जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के एक स्तर के न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय के स्तर पर पहली अपील की जा चुकी हो। अनुच्छेद 323 क और 323 ख के अधीन स्थापित प्रत्येक अधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध उस राज्य के उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील की जा सकती है। मतलब अधिकरण के मामले में भी अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय में अपील किए बिना अपीलार्थी सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको उच्च न्यायालय से होकर ही सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ेगा। आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय की जो अपीलीय अधिकारिता है उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से निर्धारित होती है। ठीक है, इसका जो निर्धारण किया गया है वो आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा निर्धारित किया गया है। और अगर हम बात करें, यह निम्नलिखित मामले उच्च न्यायालय अपील पर कार्य करता है। यदि सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय में किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास के दंड का आदेश दिया गया है तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। यदि सत्र न्यायालय या फिर अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देने की घोषणा की हो तो भी व्यक्ति चाहे तो अपील करे या नहीं तो उच्च न्यायालय द्वारा दंड की पुष्टि किए बिना उसे दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, मतलब अगर मृत्युदंड दिया हो तो वह अपील करे या ना करे, उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। और अगर मामला मृत्युदंड का है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी सुनवाई करना जरूरी है। ठीक है, और सहायक सत्र न्यायाधीश, महानगर मजिस्ट्रेट या अन्य मजिस्ट्रेट के निर्णयों से जुड़े मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता में अपील हेतु निर्दिष्ट है। मतलब उस मामले में भी अपील की जा सकती है। अधीक्षण की शक्ति, अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में अधीक्षण की शक्ति दी गई है। इस शक्ति में न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार के अधीक्षण शामिल हैं और यह अधिकारिता उसके राज्य क्षेत्र में आने वाले सभी न्यायालयों,
अधिकरणों पर लागू होता है, चाहे उस न्यायालय के निर्णय की अपील उच्च न्यायालय सुनता हो या ना सुनता हो। अगर उसके राज्य क्षेत्र में आता है अधिकारिता में तो उसके ऊपर भी यह निर्णय लागू होगा। ठीक है। और यदि सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित कोई न्यायालय या अधिकरण या फिर उस राज्य में आते हो तो उसे उच्च न्यायालय उस अधिकारिता की शक्ति नहीं रखता है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें यह कह रहा है कि यदि मामला जो है किसी सशस्त्र बल का हो तो उसकी सुनवाई हाईकोर्ट द्वारा नहीं की जा सकती है। ठीक है, यह अधिकारिता उसके पास नहीं है। संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालयों या अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में सिर्फ न्यायिक अधीक्षण की शक्ति दी गई है, प्रशासनिक अधीक्षण की नहीं। और इस दृष्टि से अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों की विशिष्टताओं को रेखांकित करता है। अभिलेख न्यायालय की शक्ति, अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है और वैसा ही अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को दिया गया है, जिसका अर्थ है कि उसके सभी निर्णयों, कार्यवाहियों आदि को शाश्वत स्मृति में सहेजा जाता है ताकि भविष्य में उनका प्रयोग पूर्व उदाहरण की तरह किया जा सके। मतलब हाई कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिए जाएंगे उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय देंगे अगर उससे जुड़ा कोई मामला है तो। ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण की शक्ति, अनुच्छेद 235 में उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित अधीनस्थ न्यायालयों जिसमें जिला न्यायालय तथा उनसे नीचे के न्यायालय शामिल हैं उन पर नियंत्रण की शक्ति दी गई है। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की बात करें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को अनुच्छेद 229 के तहत संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित किया गया है। यह राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। वही अनुच्छेद 121 में स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संबंध में किए गए आचरण पर संसद में बहस नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 220 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियम है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालय के अलावा भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण में वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में किया जा सकता है लेकिन अन्य न्यायालयों में नहीं कर सकता है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए क्या है कि वह किसी न्यायालय में नहीं कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के संदर्भ में क्या है कि वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है उसमें कर सकता है, उसे छोड़ करके अन्य किसी अधिकरण में नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को शक्ति दी गई है कि वह न्यायालय के अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति कर सके। न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार भी मुख्य न्यायाधीश को दी गई है। यदि हम बात करें अधीनस्थ न्यायालय की तो उच्च न्यायालय के नीचे के सोपान क्रम पर स्थित सभी न्यायालयों को निम्नतर न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। और संविधान के भाग 6 अध्याय 6 शीर्षक है अधीनस्थ न्यायालयों का, जिसमें वर्णन किया गया है अनुच्छेद 233 से 237 के अंतर्गत। और इस न्यायालयों की जो अधिकारिताएं, शक्तियां और कार्य हैं वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से तय होती हैं। संसद द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों के द्वारा भी इन न्यायालयों की कुछ अधिकारिताएं दी गई हैं, जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम। ऐसे ही कुछ अधिनियम हैं जिनसे संबंधित इन्हें शक्ति दी गई है। वर्तमान में अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें, जिला एवं सत्र न्यायाधीशों का जो न्यायालय है, एक सिविल दीवानी पक्ष होता है, एक अपराधी। इसमें वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश होता है, इसमें मुख्य न्यायिक दंडाधीश होता है, यह प्रथम श्रेणी, ये भी प्रथम श्रेणी। यह सिविल न्यायाधीश होता है या जो है आपराधिक या दंडाधिकारी होता है। इसमें जो बैठता है वह मुंसिफ, कनिष्ठ या सिविल जज होता है। इसमें जो द्वितीय श्रेणी का दंडाधिकारी होता है। ठीक है। अगर हम अधिकरण की बात करें, अधिकरण या न्यायाधिकरण न्यायालयों से मिलते जुलते निकाय हैं जो न्याय निर्णय करते हैं। समानता अधिकरण किसी विशेष विभाग से जुड़ी शिकायतें तथा अर्ध न्यायिक विवादों का समाधान करने के लिए गठित किए जाते हैं। सभी न्यायालय जो है वह अधिकरण होते हैं क्योंकि उसके पास अधिकरण को प्राप्त सभी शक्तियाँ होती है, किंतु सभी अधिकरण न्यायालय नहीं होते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए ये बड़ा जो है न्यायालय है, ये छोटा अधिकरण है, तो सभी न्यायालय अधिकरण हैं लेकिन सभी अधिकरण न्यायालय नहीं होते हैं। ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं सभी न्यायालय। इसके अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो मूल संविधान में अधिकरण से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मतलब कह सकते हैं कि मूल संविधान में इसका वर्णन जो है नहीं किया गया है। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में अधिकरण नाम से एक नया भाग 14 क जोड़ा गया, जिसमें दो अनुच्छेद 323 क और 323 ख शामिल किया गया।
अनुच्छेद 323 क का संबंध प्रशासनिक अधिकरण से है और 323 ख का संबंध अन्य विषयों से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण की बात करें, अनुच्छेद 323 क संसद को अधिकार देता है कि वह विधि द्वारा केंद्र, राज्य या अधिनियम, निकायों, सरकारी निगमों आदि से जुड़े लोक सेवाओं और पदों की भर्ती, सेवा शर्तों आदि के संबंध में उठने वाले विवादों और शिकायतों के न्याय निर्णय के लिए यह अधिकरण का गठन कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 323 क प्रशासनिक अधिकरणों के संबंध में कुछ बातों को स्पष्ट किया गया है, जैसे संघ के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण तथा प्रत्येक राज्य के लिए अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक पृथक प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की जा सकती है। संसद प्रत्येक अधिकरण की अधिकारिता निश्चित कर सकेगा, जिसमें अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी शामिल है। अधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें साक्ष्य के नियम भी शामिल हैं, इसका उपबंध भी संसद द्वारा किया जा सकता है। यदि हम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की बात करें, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भर्ती, सेवा शर्तों से जुड़े मामले देखता है। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 तथा केंद्र प्रशासनिक अधिकरण के गठन से संबंधित आदेश को मिलाकर पढ़े तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं, और वो हैं कि इसके अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं तथा सेना के सिविल पद पर शामिल हैं, और इनके निम्नलिखित लोक सेवकों पर इसकी अधिकारिता जो है लागू नहीं होती है। ठीक है, तो इनके ऊपर इसकी अधिकारिता लागू नहीं होती। इसमें कौन कौन अखिल भारतीय सेवाएं हैं, केंद्रीय सेवाएं, सेना के सिविल पद पर शामिल हैं। ठीक है, और इन लोक सेवकों पर इसकी अधिकारिता नहीं चलती है। ठीक है, सेनाओं या सशस्त्र बलों के वे सदस्य जो सैन्य कार्य करते हैं, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारी, और संसद के दोनों सदनों के सचिवालयों के कर्मचारी इसमें शामिल हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण एक बहुसदस्यीय निकाय है और इस अधिनियम के तहत व्यवस्था की गई है कि इसमें एक अध्यक्ष, एक या एक से अधिक उपाध्यक्ष तथा उतने न्यायिक व प्रशासनिक सदस्य होंगे जितने सरकार उचित समझे। प्रधान पीठ के अलावा अन्य पीठ पर कम से कम एक न्यायिक व एक प्रशासनिक सदस्य अवश्य होने चाहिए। न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के अनुसार किए जाने का प्रावधान किया गया है। सभी सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष, किंतु अध्यक्ष या उपाध्यक्ष 65 वर्ष तक, अन्य सदस्य 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं और सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। और चाहे उनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ हो या न हुआ हो, यदि उनकी उम्र 65 और 62 वर्ष हो गई हो तो वह सेवानिवृत्त हो जाएंगे। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकते हैं। यदि उन पर कदाचार या असमर्थता का आरोप लगता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसके परीक्षण किया जाएगा, जिसमें उन्हें सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाता है। और यदि आरोप साबित हो जाए तो राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाने का आदेश दे सकता है। सदस्यों को हटाए जाने की प्रक्रिया संसद द्वारा विधि बनाकर निश्चित किए जाने का इसमें प्रावधान किया गया है। वर्तमान में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों की कुल संख्या जो वह 70 है और प्रधान पीठ दिल्ली में है, जबकि 16 अन्य पीठ देश के अन्य भागों में स्थापित हैं। अनुच्छेद 323 ख के द्वारा संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों को अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार उन विषयों से संबंधित अधिकरण गठित करने की शक्ति दी गई है जिन पर उन्हें विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। मतलब जिन विषयों पर वह विधि या कानून बना सकते हैं उन्हीं से संबंधित अधिकरण गठित करने की शक्ति दी गई है। और इस अनुच्छेद में शामिल निम्नलिखित विषयों के संबंध में अधिकरण बनाए गए हैं, जैसे कर लगाने, उनका अनुमान करने तथा कर राजस्व एकत्र करने से जुड़े मामले, विदेशी मुद्रा, आयात निर्यात से जुड़े मामले, इन सब से संबंधित मामलों के संबंध में अधिकरण गठित करने की शक्ति दी गई है। औद्योगिक तथा श्रम संबंधी विवाद हो गया, भूमि सुधार से जुड़े कुछ विषय हो गए, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा से जुड़े विवाद, संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़ा विवाद, जिन खाद्य पदार्थों को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है उनके उत्पादन, वितरण, आपूर्ति, कीमत नियंत्रण से संबंधित, मकान मालिक और किराएदार के आपसी विवाद से संबंधित मामले, यह जो है अधिकरण के अंतर्गत सुने जाते हैं। अनुच्छेद 323 क और 323 ख में अंतर की बात करें, अनुच्छेद 323 क सिर्फ संसद को अधिनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जबकि 323 ख के अधीन संसद और राज्य विधानमंडल दोनों अपनी अधिकारिता के भीतर अधिनियम पारित करके अधिकरण बना सकते हैं। अनुच्छेद 323 क इसके अंतर्गत सिर्फ लोक सेवकों के भर्ती व सेवा शर्तों से जुड़े मामलों के लिए अधिकरण बनाया जा सकता है, जबकि 23 ख में कुछ अन्य मामलों से जुड़े भी अधिकरण बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम न्यायपालिका में नवाचार की बात करें, लोक अदालत यह न्यायपालिका में नवाचार है। लोक अदालत की जो व्यवस्था है वह विधि के सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लागू किया गया है और इस अधिनियम के तहत ऐसी अदालतों, तालुकों, जिला,
तथा राज्य स्तर के अलावा उच्च व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया है, जो आगे चल करके 2002 में इस अधिनियम में संशोधन करके अस्थायी लोक अदालतों का प्रावधान किया गया। मतलब 2002 में संशोधन द्वारा इसे अस्थायी कर दिया गया। लोक अदालत जो है यह एक अर्थ है, लोक अदालत का जो अर्थ है वह छद्म या प्रतीक अदालत है। मतलब जो है शैडो अदालत जो है इसे कहा जा सकता है, और यह पारंपरिक अदालतों से भिन्न तरीकों से काम करता है। ऐसी अदालतों की अध्यक्षता एक न्यायाधीश, साधारणतः सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है, और आमतौर पर इसमें 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें से एक वकील और दूसरे कोई सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। इन अदालतों में कोई न्यायिक शुल्क नहीं लगता है। ठीक है, इन अदालतों में कोई न्यायिक शुल्क नहीं लगता है। और इनमें जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के नियमों को मानने की बाध्यता भी नहीं है। दोनों पक्ष न्यायाधीश से सीधे बातचीत भी कर सकते हैं। लोक अदालत में सिविल प्रकृति के लगभग सारे विवाद, जैसे विवाह संबंधी, भूमि संबंधी, संपत्ति के बंटवारे से जुड़े विवाद, श्रम विवाद आदि सभी किए जा सकते हैं। और यदि कोई आपराधिक मामला समनीय प्रकृति का है तो वह भी इसमें लाया जा सकता है। समनीय आपराधिक मामले वे होते हैं जिन्हें दोनों पक्षों के समझौते द्वारा निपटाए जाने की अनुमति दी गई हो। लोक अदालत जो है इनके निर्णय के खिलाफ किसी अपील का प्रावधान नहीं किया गया। मतलब अगर इन लोक अदालत द्वारा कोई निर्णय दिया गया, कोई निर्णय आ गया, तो उसके विरुद्ध आप किसी हाई कोर्ट में, अधीनस्थ न्यायालय में या कहीं भी अपील नहीं कर सकते। उनका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें जो निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से होती है। ठीक है, दोनों पक्ष सहमत है तभी लोक अदालत में जाते हैं, तो इसलिए जो है इसके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। दलील सौदेबाजी, प्ले बार्गेनिंग। दलील सौदेबाजी या प्ली बार्गेनिंग का अर्थ होता है उस समझौते से जिसके तहत किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त इस शर्त पर अपना अपराध कबूल कर लेता है कि उसे निर्धारित से कम सजा दी जाएगी, और यह समझौता बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के मध्य होता है, और इस समझौते के आधार पर दोनों पक्ष अदालत में अपनी अपनी बातें रखते हैं। इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य मुकदमे की लंबी कार्रवाई से बचना होता है। अदालत व दोनों पक्षों के समय, धन और श्रम की बचत इससे होती है। और भारत में प्ली बार्गेनिंग की व्यवस्था केवल उन मामलों पर लागू होती है जिनकी अधिकतम 7 वर्ष की कारावास का प्रावधान हो। यदि कारावास 7 वर्ष से ऊपर है तो वह जो है प्ली बार्गेनिंग के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। सेना न्यायालय या कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल एक प्रकार का कोर्ट है जो सैनिक अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनाया जाता है, और ऐसे न्यायालय में सेना के वरिष्ठ अधिकारी ही न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं। और इस व्यवस्था का उद्देश्य है सेना को बाहरी हस्तक्षेप से दूर रखना, अनुशासन सुनिश्चित किया जाना। और यह व्यवस्था थल सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के तहत कार्य करता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा न्यायपालिका। मैं इसे संक्षिप्त रूप में और बताने की कोशिश किया हूँ जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में साथियों हम लोग देखिए, या तो मैं सोच रहा हूँ कि जो संविधान संशोधन किए गए, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और वर्तमान में जो संविधान संशोधन किए गए हैं, उन सभी को एक वीडियो में आधा घंटा या 45 मिनट का वीडियो होगा उसमें कवर कर दिया जाए। तो अगर आप लोगों को सही लगे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।